अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। आप लोग सब के सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक है दैट व्हाट इज द हॉस्पिटल फार्मुलरी एंड एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक हो गया। हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी कि हॉस्पिटल फार्मुलरी में क्या क्या चीज़ें लिखी गई होती हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और फिर उसके नुकसानात क्या हैं। ठीक हो गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, गौर से सुना गया आप लोग। हॉस्पिटल फार्मुलरी, फार्मुलरी जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। फार्मुलरी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक हो गया। अब एक हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है? आप लोग कहते हो कि हॉस्पिटल फार्मुलरी एक जिल्द है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम तर आपकी फार्मास्यूटिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वो और उसके उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि उसका जेनेरिक नेम क्या है, उसकी एब्रीवेशन क्या होगी, वो किस फॉर्म में है, डोजेज फॉर्म मीन कौन सी डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी, और कौन कौन सा ब्रांड उसको सॉरी कौन कौन सी कंपनी उसको बना रही है, ठीक है। अब वो सारी की सारी मेडिसिन जो कि आपको एक हॉस्पिटल में मिलती हैं, ठीक है, और उनकी तमाम तर मालूमात कि कब इस्तेमाल करोगे, किस किस बीमारी में इस्तेमाल करते हो, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसके एडवर्स इफेक्ट्स, मीन सारा कुछ जो है वो अगर आप लोगों को एक बुक के अंदर मिलता है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल फार्मुलरी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कहते हैं कि इज अ कॉन्टिन्यूअली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्टिन्यूअली यानी कि लगातार या बार बार या तसलसल के साथ, रिवाइज यानी कि आप लोग इसको रिवाइज करते रहते हो। रिवाइज कैसे करते रहते हो कि साल साल कुछ मेडिसिन होती हैं जो और ऐड की जाती हैं, और कुछ मेडिसिन आप अपने हॉस्पिटल फार्मुलरी में से निकाल देते हो। तो रिवाइज्ड कंपाइलेशन यानी कि एक जिल्द बनाते हो, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स अपनी मेडिसिन की, विच रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल जजमेंट, जो कि किसकी अक्कासी कर रही है? जदीद क्लिनिकल जजमेंट की, यानी कि आप लोग के किस तरह से मेडिसिन को बीमारी के खिलाफ, कौन कौन सी मेडिसिन को बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। जजमेंट ऑफ अ मेडिकल स्टाफ, आपका मेडिकल स्टाफ उनको इस्तेमाल कर रहा है ऑफ द हॉस्पिटल का। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हमारे पास जैसे बहुत पहले मीन पहले वक्तों में क्या होता था, जब पीटीसीएल का दौर था, तो उस टाइम पे क्या था कि हमें डायरीज, टेलीफोन नंबर्स की डायरीज दी जाती थी, जिसके स्टार्ट में हमारे पास हर शहर का कोड लिखा हुआ होता था, ठीक है। और वो शहर यानी कि पाकिस्तान की अगर आप लोग टेलीफोन बुक लेते हो, टेलीफोन की डायरी लेते हो, तो उसके उसमें पाकिस्तान के हर शहर का कोड लिखा हुआ होता था। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग किसी हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी लेते हो, तो आपकी उस फॉर्मुलरी में, उस जिल्द के अंदर वो तमाम तर मेडिसिन लिखी हुई होंगी जो कि आप लोगों को उस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब ना सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सिर्फ वो नाम लिखे हुए होते हैं, बल्कि उसके अंदर और मजीद क्या कुछ होता है वो अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मुलरी, यानी कि हॉस्पिटल फार्मुलरी में क्या कुछ होता है। अब आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर इन 3 को ऐसे याद कर ले तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हो कि पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, यानी कि आपके पार्ट 1 उसके अंदर क्या कुछ होगी, वो आपके हॉस्पिटल में आपके हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ और उसकी जो प्रोसीजर्स हैं उसकी मालूमात लिखी जाती है। दूसरा, हॉस्पिटल फार्मेसी का दूसरे हिस्से में लिखा हुआ होता है जी ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। जो ड्रग प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल है उसकी लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है, फहरिस्त होती है। फिर पार्ट 3 में यानी कि तीसरे हिस्से में क्या होगा, स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एब्रीवेशंस के मीन मखसूस मालूमात लिखी जाती हैं, एज फॉर एग्जांपल उस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली एब्रीवेशंस, जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एब्रीवेशंस यानी कि मुखफ़फ़ जिसे हम लोग कहते हैं, उन वो मीन मखसूस मुखफ़फ़ जो कि उसी स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको खोल के लिख लें तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहते हैं कि कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मुलरी में एक हिस्सा इंट्रोडक्टरी होता है, ठीक है, यानी कि मुतारिफ करवाने वाला हिस्सा इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आप एक्नॉलेजमेंट देते हो पहले पहले, ठीक हो गया। उसके बाद लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस आ जाती हैं, यानी कि कौन कौन से मुखफ़फ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस हॉस्पिटल में, ठीक है।
बहुत सारे मुखफ़फ़ ऐसे होते हैं जो कि जनरल हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग आईवी, आईएम, या फिर हम लोग सबक्यूटेनियस के लिए एस और सी यूज़ करते हैं, इंट्राडर्मल के लिए आईडी यूज़ करते हैं, पर ओरल या ओडी, बीआईडी, इस तरह के। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इंटेंडेड यूजेज ऑफ द फॉर्मूलरी मैनुअल, यानी कि आप लोग इस मैनुअल को, फॉर्मूलरी मैनुअल को आप लोग किस लिए इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। ठीक हो गया। फिर दूसरे हिस्से में आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, ठीक है, बुनियादी मालूमात आ जाती हैं, जिसके अंदर ड्रग का जेनेरिक नेम क्या है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना जी सॉल्ट है, जी ये ब्रांड है और ये सॉल्ट है उसका, अच्छा वो जेनेरिक नेम है जो उसका ऑफिशियल नेम होता है। ठीक हो गया, जिसको आप लोग साइंटिफिक नेम कहते हो। दूसरा डोजेज फॉर्म आता है, यानी कि आपको ये ड्रग किस फॉर्म में मिलेगी, आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, इंजेक्शन में, कैप्सूल में, या सिरप या सस्पेंशन में। तीसरा आ जाता है जी स्ट्रेंथ या इंडिकेशंस। स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो उसकी ताकत कितनी होगी, 250 mg की है, 625 mg की है, या किस तरह से। इंडिकेशंस किस में इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ जाते हैं जी कि आप लोग उसका बीमारी के खिलाफ असर कैसे है, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसे आप लोग कहते हो वो चीज़ आ जाती है। प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर आ जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, गैर ज़रूरी असरात भी बताए जाते हैं ड्रग के बारे में। फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रक्शंस के कितना इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, और ड्रग इंट्रैक्शंस, और ये कि इस ड्रग को किसी और कौन सी दूसरी ड्रग के साथ इसके इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो भी इसके बारे में लिखे जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तीसरे हिस्से में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये कौन सी मालूमात होती है, इस मालूमात में आपको प्राइस बताई जाती है, आपको रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस बताई जाएगी, स्टोरेज कंडीशंस बताई जाएंगी, किन हालात में आप लोग उसको महफूज करोगे, या फिर पेशेंट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अपने पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते हो। ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास आ जाता है जी, चलें जी, नज़र आ रहा है अब। तो लास्ट में आपके पास आ जाता है जी ब्रांड नेम, कि आपके पास ये जो मेडिसिन है किस नाम से, मतलब कि आपको कंपनी जो है वो किस नाम से इसको वो कर रही है, मार्केट में लेकर आई है। ठीक हो गया, यानी कि प्रोप्राइटरशिप का जो प्रोप्राइटरशिप जो है वो उसको क्या नाम दे रहा है। अच्छा जी, फोर्थ थिंग के प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस दी जाती हैं कि किस तरह से आप लोग उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तजवीज़ किया जा सकता है, या किस तरह से आप लोग उसको डिस्पेंस करोगे। ठीक है, उसके बारे में हिदायत होती हैं। और फिफ्थ नंबर पे कि जनरल ड्रग यूज़ एडवाइस। ठीक हो गया, यानी कि जनरल, यानी कि आप लोग जो आमतौर पर मेन ड्रग के इस्तेमाल के लिए आप लोग उनको वो करते हो, नसीहत करते हो किस तरह से, कि अगर तो ड्रग को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, पॉइजनिंग कैसे हो सकती है उससे, और उसका अगर तो पॉइजनिंग हुई है तो उसका एंटीडोट क्या होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया कि कंटेंट ऑफ द ड्रग फार्मूलरी क्या होती, सॉरी हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती हैं। फिर आ जाते हैं जी कि इसके एडवांटेजेस, इसके हमें फ़ायदे क्या हैं, और फिर इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, यानी कि हमारे इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो हाँ जी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में आप लोग कहते हो थेराप्यूटिक एडवांटेजेस आते हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस और एजुकेशनल एडवांटेजेस। थेराप्यूटिक एडवांटेजेस यानी कि हमें मतलब कि उसको इस्तेमाल करके हमें थेराप्यूटिकली, यानी कि हमें कैसे हमें फ़ायदा कैसे होगा। तो आप लोग कहते हो द फॉर्मूलरी प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द पेशेंट एंड फिजिशियन इन सच अ वे दैट ओनली द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड अवेलेबल इन हॉस्पिटल। यानी कि इसका हमें फ़ायदा क्या है कि हमें जो हमारी जो फॉर्मूलरी है वो हमें मुहैया करेगी, हमारे पेशेंट को भी और हमारे फिजिशियन को भी, जो बेहतरीन अद्वियात होंगी, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स होंगे, सिर्फ वही हमारे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर फहरिस्त किए जाएंगे या फिर लिखे जाएंगे, ठीक है, और वही हमारे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल मुहैया होंगे। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिक एडवांटेजेस, यानी कि माशी तौर पे हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल कैसे है, कि हम लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ वही, ये हमें जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है उसके अंदर सिर्फ वही वाली अद्वियात लिखी जाएंगी जो कि बेहतरीन होंगी, थेराप्यूटिकली असर के हिसाब से बेहतरीन होंगी, और वो बहुत कम प्राइस पर दी जाएंगी, यानी कि कम से कम प्राइस में। एजुकेशनल एडवांटेजेस, एजुकेशनल एडवांटेजेस में यानी कि मालूमात के हिसाब से तो हम कहते हैं हाँ जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल इंफॉर्मेशन, प्रेस्क्राइबिंग टिप्स एट्सेट्रा। या फिर इसके अलावा मतलब कि हमें वो जो हमारी जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है वो हमें तमाम तर मालूमात तो फ्राहम करेगी, ठीक है, यानी कि किसी भी एक मेडिकल स्टाफ को या पैरामेडिकल स्टाफ को वो तमाम तर मालूमात तो देगी, उसके साथ साथ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी देती है, और इवन प्रेस्क्राइबिंग टिप्स भी हमें बताती है। अच्छा, जहाँ पर अब ये इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर हमें जी कुछ नुकसानात भी मिल सकते हैं इसके।
वो कैसे कि दिस सिस्टम डिप्राइव्स अ फिजिशियन टू प्रिस्क्राइबिंग एंड ऑब्टेन्स द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। ठीक हो गया। यानी कि दिस सिस्टम डिप्राइव्स यानी कि महरूम कर देता है, इस तरह का सिस्टम जो होता है वो महरूम कर देता है एक फिजिशियन को कि वो अपनी मर्जी से प्रेस्क्राइब करे किसी भी मेडिसिन को, या फिर वो मीन अपनी मर्जी से ऑब्टेन करे कोई एक ऐसी मेडिसिन जो कि वो जिसको वो चाहता हो देना। ठीक है। तो जब आपके फार्मूलरी में वो मेडिसिन नहीं है जो एक फिजिशियन देना चाहता है, ठीक है, तो वो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं होगी, तो एक फिजिशियन जो है वो महरूम रह जाता है। ठीक हो गया। दूसरा ये कि ये इट परमिट्स द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज द सोल जज। यानी कि अभी जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है ये आपकी मेन फार्मेसी एंड थेरापेटिक अथॉरिटी जो होती है सिर्फ वही बनाती है। ठीक है। तो क्या होगा कि आपका सिर्फ फार्मासिस्ट जो है ना सिर्फ उसी को ही अलाउ किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि ना हम फिर एक जो फार्मासिस्ट है ना अगर तो वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है, अगर तो मीन नहीं हलाल नहीं वो कर रहा, तो वो क्या होता है जी वो अकेला ही एक सोल जज है। ठीक है। यानी कि वो अकेला ही इस चीज़ की जजमेंट करने वाला है कि हाँ जी मैंने कौन सी दवा रखनी है ड्रग फार्मूलर हॉस्पिटल फार्मूलरी में और कौन सी मेडिसिन नहीं रखनी। ठीक हो गया। थर्ड थिंग कि इट मे अलाउ द परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द ड्रग। और ये चीज़ जो है ये इस चीज़ की भी इजाज़त दे सकती है कि आप एक मीन इंफीरियर क्वालिटी जिसकी कोई मयार ही नहीं है, कम मयार वाली अद्वियात को परचेज कर लो। ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है जहाँ पर कोई फार्मासिस्ट ही नहीं है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद हो जो कि मीन किसी कंपनी या ब्रांड की तरफ से किसी किस्म के तहाइफ या तोहफे तहाइफ ले रहा है, तो वो क्या करता है जी इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स जो हैं उनको एनलिस्ट करवा देता है। ठीक है। और वही परचेज करना स्टार्ट कर देता है विदाउट मीन अपने पेशेंट की हेल्थ के बारे में सोचने के बगैर। वो क्या करता है इस तरह की मेडिसिन को इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को जो है वो अ, अपनी हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर शामिल करवा देते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक सही से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।